नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नाइट के इस अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम तमाम देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों की बात करते हैं। आज बात विशेष तौर पर होगी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिनको आज पूरा देश याद कर रहा है। और सबसे खास बात कि उनके व्यक्तित्व कृतित्व की बात करेंगे। कल डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा, तो इससे जुड़ी हुई सारी खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ न्यूज नाइट में आज बात करेंगे दिल्ली के सियासत की। अरविंद केजरीवाल कई मोर्चों पर लगातार घिरते जा रहे हैं और एक के बाद एक आरोप उनके ऊपर चस्पा किए जा रहे हैं, चाहे वो बिजली कंपनियों से साठगांठ की बात हो या फिर दिल्ली में फर्जी वोटरों को साथ लेकर आने की बात हो। ये सारे तमाम आरोप उनके ऊपर आ रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी लगातार उनके ऊपर हमलावर है। इससे जुड़ी हुई खबर भी हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे तमिलनाडु की सियासत की बात, जहां पर एक लड़की की स्टूडेंट के रेप के बाद वहां की सियासत तो गर्म ही है, वहां पर लोग गुस्से में हैं। आखिर क्या हुआ है ऐसा, इसके विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं न्यूज नाइट की हेडलाइंस। कल होगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगी विदाई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शोक प्रस्ताव पारित। पीएम मोदी ने भारत के विकास में डॉक्टर मनमोहन सिंह के अमूल्य योगदान को किया याद। देश दुनिया से जारी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस नेताओं ने घर जाकर दी श्रद्धांजलि। अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत तमाम देशों से भी शोक संदेश। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बढ़ा घमासान। बीजेपी ने आप पर बिजली के नाम पर लूट करने का लगाया आरोप। कहा उनके संघर्षों की वजह से लोगों को मिली पीपीएसी चार्ज में बड़ी राहत। लोगों का बिल अब होगा सस्ता। तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में बीजेपी का सख्त रुख। राज्य बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर किया विरोध प्रदर्शन। डीएमके सरकार पर महिला सुरक्षा में विफल रहने का लगाया आरोप। और हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे को 5 विकेट से जीता। 3 मैच की वनडे सीरीज को 3-0 से किया क्लीन स्वीप। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उनके निधन से देश भर में शोक की एक लहर है। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और उनकी ईमानदारी को आज याद किया जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और देश में आर्थिक सुधारों के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश का हर वर्ग, हर आम खास गम में है। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को याद किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह देश की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने डॉक्टर सिंह को 1991 में भारत को नई दिशा देने सहित भारत के विकास में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी।
एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मनमोहन सिंह के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को भी याद किया और उन्हें पार्टी लाइन से परे एक आकर्षक व्यक्तित्व बताया। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। 92 साल के मनमोहन सिंह को गुरुवार की शाम तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। 90 के दशक की शुरुआत में दम तोड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के जरिए नया जीवन दिया। प्रधानमंत्री के तौर पर भी डॉक्टर सिंह के कामों ने एक ऐसी जमीन तैयार की जिस पर चलकर भारत आज दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। राजेश राज, कुमार आलोक, चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देश आज शोक संतप्त है क्योंकि उनके प्यारे प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। उनके सौम्यता, उनके व्यक्तित्व को याद किया जा रहा है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने सरकार और संपूर्ण राष्ट्र की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही देश में भी तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट ने अपने शोक प्रस्ताव में कहा कि कैबिनेट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 26 दिसंबर 2024 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हुए निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे राष्ट्रीय जीवन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महत्वपूर्ण राजनेता, प्रख्यात अर्थशास्त्री और एक प्रतिष्ठित नेता खो दिया है। सरकार और संपूर्ण राष्ट्र की ओर से कैबिनेट शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 1 जनवरी 2025 तक 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस शोक अवधि के दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, उच्चायोगों में भी 1 जनवरी 2025 तक 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार के दिन केंद्र सरकार के सभी कार्यालय और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में आधे दिन का अवकाश होगा। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि राष्ट्र के प्रति उनकी विशिष्ट सेवा और असाधारण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली उनके आवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी के साथ इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सेवा, सादगी और समर्पण की मिसाल थे। उनके जाने से आज करोड़ों आंखें नम हैं। शनिवार सुबह 8 बजे से डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। कांग्रेस मुख्यालय से सुबह 9:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। राजेश राज, कुमार आलोक, चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, बल्कि जिन्होंने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी उन्हें जाना जाता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं को तोड़ने के लिए याद किया जाएगा जिनमें उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के तौर पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद रखा जाएगा। 1991 में भारत के नए युग की शुरुआत करने वाले आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बतौर भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाहगांव में हुआ था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राई पास की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में लेक्चरर के रूप में शुरू किया और आगे चलकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर भी बने। इस बीच कुछ वक्त के लिए उन्होंने UNCTAD सचिवालय के लिए भी काम किया। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष समेत वित्त मंत्रालय के अधीन कई पदों पर काम किया। 1971 में मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वहीं 1972 से 76 तक वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। अप्रैल 1980 से सितंबर 1982 तक वे योजना आयोग के सदस्य सचिव और सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने और उन्होंने 1996 तक इस पद पर कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए काम को पूरी दुनिया ने सराहा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, साथ ही टैक्स, विदेशी निवेश और व्यापार में व्यापक बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार वे 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक इस पद पर बने रहे। वहीं दूसरी बार वे मई 2009 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए तो कई घोटालों को लेकर के भी खूब चर्चाएं सुनने को मिली। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद और 1994 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दशकों से ज्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे मनमोहन सिंह 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कम बोलने की उनकी आदत पर काफी चुटकियां भी ली गईं। उन्होंने अपनी खामोशी पर ताना मारने वालों को जवाब देते हुए शेर पढ़ा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। और हजारों सवालों के जवाब को खुद में जब्त किए विद्वान राजनेता ने राजनीतिक और सार्वजनिक मंच से विदा लिया और अपने पीछे एक लंबी विरासत छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में राजनीतिक और गणमान्य लोगों सहित आम लोगों ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो गणमान्य लोग रहे देश में, उन्होंने न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, बल्कि उनकी जो शुचिता रही, जो उनकी ईमानदारी रही, उससे सीख लेने की बात भी कही। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। बड़ी संख्या में राजनीतिक और गणमान्य लोगों सहित आम सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह से ही दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर तांता लगा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी नीतियों का लाभ देश को आज भी मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनके निधन से आर्थिक सुधारों का एक युग समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्हें एक शालीन राजनेता के तौर पर याद करना मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। तो ये हमारे लिए एक तरह के आइडल, एक आदर्श शिक्षक के रूप में इन्हें हम देखते थे। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को लेकर के उनका योगदान रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हम सभी के लिए एक दुख भरा समाचार है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी उन्हें उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने दुख जताते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। पूरा देश दुखी है। देश के महान अर्थशास्त्री, हमारे प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश की अद्भुत सेवा करी है। मैं दुखी है, हमारी भी संवेदनाएं हैं पूरे परिवार को, और उनको हमारी बहुत श्रद्धांजलि है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। एक ऐसे समय पे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया कि जब देश, पूरी दुनिया नीचे जा रही थी और हिंदुस्तान ऊपर उठ गया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शनिवार को उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस ऑफिस ले जाया जाएगा, जहां लोग श्रद्धांजलि देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश ही नहीं, दुनिया भर से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत तमाम देशों से शोक संदेश आ रहे हैं, और ये जो लोग हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को आज याद कर रहे हैं, चाहे वो देश में हो या फिर दुनिया में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। दुनिया के कई नेताओं ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोक जताया है। पड़ोसी देशों मालदीव और अफगानिस्तान सहित रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों के नेताओं ने उनके योगदान और उनके देशों के साथ अच्छे संबंधों पर प्रकाश डाला। अमेरिका ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अमेरिका ने मनमोहन सिंह को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बताया।
अमेरिका ने कहा कि पिछले 2 दशकों में हासिल की गई अधिकांश उपलब्धियों की मनमोहन सिंह द्वारा नींव रखी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया है। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और भारत के लोगों के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक दूरदर्शी नेता, उनकी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और समर्पण ने भारत को प्रेरित किया। नेपाल लोकतंत्र और स्थायी मित्रता के लिए उनके समर्थन को हमेशा याद रखेगा। चीन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीन के विदेश मंत्री की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि मनमोहन सिंह भारत के एक वरिष्ठ राजनेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और उन्होंने भारत चीन संबंधों के विकास में सकारात्मक योगदान दिया था। इसके साथ ही भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपो ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भारत और रूस के लिए बेहद दुखद है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह का योगदान भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों में अतुलनीय था। उनका सौम्य व्यवहार और एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी विशेषज्ञता हमेशा सराही जाएगी। भारत में इजराइल के राजनयिक रेउवेन अजार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अजार ने कहा कि वे भारत के महान राष्ट्र के इतिहास के एक महान नेता थे। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार और भारतीय लोगों के साथ हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक पोस्ट में कहा कि भारत ने अपने सबसे शानदार बेटों में से एक को खो दिया है। उन्होंने पूर्व पीएम को अफगानिस्तान के लोगों का अटूट सहयोगी और दोस्त बताते हुए उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। करजई ने कहा, मैं उनके परिवार, सरकार और भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में हार्पर ने लिखा, मेरे पूर्व सहयोगी मनमोहन सिंह के निधन की खबर से मैं दुखी हूँ। वे अद्भुत बौद्धिक समझ वाले नेता थे। लॉरीन और मैं उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक दयालु, अभिभावक और मालदीव के अच्छे मित्र थे। ईरान ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहद सम्मानित नेता थे, जिन्होंने ईरान भारत के ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से हम बेहद दुखी हैं। वे एक असाधारण राजनेता और भूटान के प्रिय मित्र थे। उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और नेतृत्व ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया और दोनों देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत किया। दलाई लामा ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर के लिए एक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह थे। गुरशरण कौर को लिखे संदेश में दलाई लामा ने कहा, मनमोहन सिंह तिब्बती लोगों के अच्छे दोस्त थे। वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बिताए गए समय को याद किया। उन्होंने कहा कि बेहद ही शांत स्वभाव के डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा सादगी भरा जीवन जीते थे और अपना खाली समय किताबों के साथ व्यतीत करते थे। देखिए हमारे संवाददाता विकास सिंह की असीम अरुण से विशेष बातचीत। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज देश शोक मना रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी, जो उनके बेहद ही करीब रहे हैं। उनसे जानते हैं किस तरीके का व्यक्तित्व था डॉक्टर साहब का, किस तरीके से उनको याद करते हैं आज आप। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके पूरे परिवार को अपनी ओर से शोक संवेदनाएं भी प्रस्तुत करता हूं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एसपीजी में 4 साल 2004 से 8 के बीच में था। उसमें से 3 साल जो जिसको क्लोज प्रोटेक्शन टीम बोलते हैं उसको हेड करता था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को काफ़ी करीबी से देखने का मौका मिला। उनके अच्छे गुण, उनके अच्छे लक्षण देखने को मिलते थे और मैं और मेरे साथी सीखते थे उनसे। एक ईमानदारी की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह का भी नाम आता है देश में सबसे ऊंचे स्थानों पर। किस तरीके से आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं? उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली जो थी वो बिल्कुल एक आम आदमी की थी। प्रधानमंत्री थे तो खासकर जब विदेशों में जाते थे तो बड़े बड़े होटलों में पूरा डेलीगेशन रुक रहा होता था, लेकिन वो अपना सादा भोजन ही कर रहे होते थे। उनका जब भी खाली समय होता था तो वो पुस्तकों में लगते थे। पीएम की जो उस समय की फ्लीट होती थी, उन गाड़ियों को कभी अपना नहीं मानते थे। आपने एक संस्मरण का जिक्र किया था। जी, उनकी एक छोटी सी प्यारी सी गाड़ी थी, मारुति 800। जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो भी उनके साथ पीएम हाउस में आई और वहाँ पे खड़ी रहती थी।
उसी समय एसपीजी ने BMW की भी एक नई फ्लीट खरीदी थी, तो वो बड़ा असहज महसूस करते थे उस BMW में बैठने। इसी वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, ऐसे में तमाम सारे जब पीएम पद पे रहते हैं तो कुछ अतिरिक्त तनाव भी रहता है, कभी कभी मन में व्यथा भी रहती है। कुछ ऐसे आपके संस्मरण याद हैं जब उन्होंने कुछ बोला हो? को एक बहुत अच्छे प्रशासक के रूप में याद किया जाएगा, ना कि राजनीतिज्ञ के रूप में। प्रधानमंत्री भी जब बने थे तो पोस्टर पे उनका चेहरा नहीं था, तो एक तरीके से नामित प्रधानमंत्री वो थे, लेकिन जो उनके राजनीतिक अनुभव या राजनीतिक कद की कमी थी उसको उन्होंने अपने प्रशासनिक क्षमताओं से पूरा कर लिया था। तो ये थे प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण जी, जो अपनी यादें, अपने संस्मरण सुना रहे थे, बता रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा याद किए जाएंगे ईमानदारी के लिए, सादगी के लिए। कैमरामैन विशाल के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और इसके बाद बात करेंगे दिल्ली में बिजली पर बीजेपी और आप में घमासान। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस होंगे। बिजली पर बीजेपी आप में घमासान। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। हम सबका सपना है एक उन्नत और विकसित भारत का निर्माण। इस सपने को साकार करने की ओर हम एक सशक्त कदम बढ़ाते हैं जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर आप निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न समय पर ई फाइल नहीं कर पाए हैं तो चिंता मत कीजिए। आपकी लेट फीस के साथ बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024। और अगर आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए पहले ही रिटर्न फाइल किया है लेकिन कोई गलती हो गई है तो आपकी संशोधित रिटर्न फाइल करने का भी यही समय है, 31 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर जाएं। ये प्रक्रिया आसान और पूरी तरह से ऑनलाइन है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात दिल्ली के सियासत की, जहां आम आदमी पार्टी को एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नित नए आरोपों का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल पर बिजली कंपनियों से साठ गांठ कर जनता की जेबें ढीली करने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में वोटों के लिए अवैध घुसपैठियों को शरण देने का आरोप भी केजरीवाल पर चस्पा किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले ही दिल्ली में बगैर लागू हुए अस्तित्वहीन योजनाओं में लोगों से फॉर्म भरवाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के हमलों से हलकान आप सरकार पर अब बिजली कंपनियों से मिली भगत का आरोप लगा है। भाजपा का आरोप है कि दिल्ली के आम लोगों से बिजली की खपत से ज्यादा बिजली का बिल लिया जा रहा है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली वितरण कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज यानी PPAC को दिल्ली की जनता से छलावा बताया। इस ऑर्डर के मुताबिक अब दिल्ली में PPAC चार्जेस BYPL तो लेता था 38.12%, वो अब 13% पे आ गया है। और BRPL जो है वो लेता था 36%, वो अब आ गया है 18.19%, मतलब 18% के आसपास। और उसी तरह से TPDDL जो 36.33 लेता था वो आ गया है 20.52% पे। अगले बिल में PPAC चार्जेस 50% कम होकर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की जीत है।
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बाद डीआरसी का ऑर्डर आया और पीपीएसी चार्ज को कम कर दिया गया है। बीजेपी ने आप सरकार की नाकामियों पर आरोप पत्र जारी करते हुए सिलसिलेवार ढंग से पिछले 10 वर्षों के दौरान सड़क, बिजली, पानी समेत तमाम मुद्दों पर फेल होने और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने का आरोप लगाया। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली विधानसभा चुनावों में वोटों के लिए अवैध घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाया। एक मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग दौड़ के चले गए कि ये इलीगल घुसपैठियों का वोट कटवा रही है बीजेपी। इलीगल घुसपैठिए हमारे देश की एकता के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़े खतरा है। गौरतलब है कि दिल्ली में फर्जी वोटर आईडी मामले को लेकर पुलिस ने शाहीन बाग ओखला इलाके में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पहले से ही फर्जी मतदाता और फर्जी आवेदनकर्ताओं की पहचान की मांग कर रही बीजेपी ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी की चुनौती सिर्फ बीजेपी से ही मुकाबला करने की नहीं है, बल्कि कांग्रेस के साथ वह जिस जुबानी जंग और कानूनी लड़ाई में फंसती नजर आ रही है, उसका असर इंडी गठबंधन पर भी साफ नजर आ रहा है। जाहिर है इसका असर वोटों पर भी होगा। नाकाम वादों, झूठ की सियासत और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के साथ त्रिकोणीय संघर्ष एक बड़ी चुनौती है। नई दिल्ली से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर तमिलनाडु से। दिल्ली की निर्भया जैसा मामला तमिलनाडु में सामने आया है। यहां अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा ने उसी के कैंपस में बिरयानी बेचने वाले एक शख्स ने रेप किया। इस घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है और बीजेपी ने इस घटना को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए खुद पर कोड़े मारे और कहा कि जब तक डीएमके सरकार हट नहीं जाती तब तक वो सैंडल, जूते, चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, तो बीजेपी का भी विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस घटना में न्याय की मांग करते हुए खुद को कोड़े से पीटा। खुद को कोड़ा मारकर और चप्पल ना पहनने की कसम लेकर अन्नामलाई ने डीएमके सरकार को सत्ता से उखाड़ने का प्रण लिया है। उनका ऐलान है कि वो द्रमुक सरकार के हटने तक चप्पल, जूते नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही चलेंगे। अन्नामलाई ने कहा कि खुद को कोड़ा मारना, स्वयं को कठिन अनुष्ठानों से गुजारना तमिल संस्कृति का हिस्सा है। उनका यह विरोध राज्य में बढ़ रहे अन्याय के खिलाफ एक संकल्प है। इस बीच पुलिस ने अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप के आरोपी 37 वर्षीय ज्ञानशेखरन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को डीएमके का पदाधिकारी बताते हुए बीजेपी की ओर से कहा गया कि आरोपी पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोपों को खारिज किया है। In the prestigious Anna University in Tamil Nadu, Chennai, the heart of Chennai, a 19-year-old girl was raped. The students, that too in the campus. Absolute lawlessness. The accused who had raped, threatened the girl, has been arrested. Supposed to be a DMK worker in that locality. The higher education minister, Mr. Kovi Serian, says that it is a personal problem for the girl. How is it? It is in the campus, it is in the government campus. How it has happened? When we questioned, when we fought against this, BJP people were arrested, BJP workers, leaders were arrested, and they were put behind bars. इस बीच पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा न जताते हुए मद्रास हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग वाली एक याचिका भी डाली गई है। दरअसल पूरे मामले में पुलिस की जांच भी संदेह के घेरे में है। मामला तब सामने आया जब छात्रा ने इसकी पुलिस से खुद शिकायत की थी। बड़ा सवाल है कि हाई प्रोफाइल इलाके में रेप करने का दुस्साहस अपराधी ने कैसे किया? पुलिस की चौकसी और व्यवस्था आखिर क्या कर रही थी? यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई इस विभत्स घटना ने दिसंबर महीने में एक और निर्भया की याद ताजा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आगे बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की मजबूती। बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिली है, किस तरह से छलांगे लगा रहा है हमारी अर्थव्यवस्था, बात करेंगे ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो बैंकिंग सेक्टर को मजबूती की खबर हम आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि अब तक हमने न्यूज़ नाइट में आपको क्या कुछ बताया है, क्या कुछ अपडेट किया है। आपको बताया है अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से जुड़ी हुई खबर हमने आपको दिखाई है। बिजली पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान की खबर भी हमने आपको दिखाई है। और उसके साथ ही साथ हमने दुष्कर्म के खिलाफ कोड़े मारकर प्रदर्शन करने की खबर, बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई की खबर भी हमने आपको दिखाई है न्यूज़ नाइट में। और आगे बात होगी कि किस तरह से केरल में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जो सूचना है उसके हिसाब से केरल मिशन के द्वारा केरल में बड़ा घोटाला सामने आया है। सामाजिक कल्याण पेंशन की सूची में ये घोटाला सामने दिखा है कि किस तरह से पूरा घोटाला किया गया है। ये लोगों के पेंशन का लाभ उठा रहे थे, 1400 लोगों की बात सामने आई है। ये सूची समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए है। तो समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए सूची थी और इसमें भी घोटाला किया गया है। जिन लोगों को पेंशन मिलना था उनके एवज में मुख्यमंत्री ने घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई किए जाएंगे। बिना पात्रता के कल्याण पेंशन प्राप्त करने के आरोप में राजस्व विभाग के 38 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इससे पहले मृदा सर्वेक्षण और मृदा संरक्षण विभाग के 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया था। तो मृदा संरक्षण और उसके साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मामले के सिलसिले में अब तक कुल 116 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। मामला भी बेहद गंभीर है और 116 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। केरल में बड़ा घोटाला है। राजस्व सर्वेक्षण, पशुपालन और डेयरी विकास के अधिकारी इस पूरे घोटाले में शामिल रहे हैं। पेंशन को लेकर घोटाला कर दिया। इनसे 18% ब्याज के साथ राशि वसूल की जाएगी, ये कहना है राज्य सरकार का। पशुपालन विभाग में 74 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर 116 कर्मचारी हैं, अलग अलग विभाग हैं जिनमें ये घोटाले किए गए थे। सबकी मिली भगत थी और उसके साथ ही 1400 लोगों को अतिरिक्त इसमें जोड़ा गया था। सूची में पार्ट टाइम स्वीपर और अटेंडेंट से लेकर पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी थे वो इसमें शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नित नए तरीके अपना रहे हैं घोटाला करने के लिए। जो समाज कल्याण की तमाम योजनाएं होती हैं उसमें लाभार्थियों के नाम पर 1400 लोगों को ऐड कर दिया गया और 116 लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने मिलकर ये फ्रॉड किया था। और अब बात देश के अर्थव्यवस्था की करेंगे। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक समीक्षा में उम्मीद जताई है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। और ये बात लगातार सामने आ रही है क्योंकि इसको लेकर के जब बात हो रही है और ये कहा जा रहा है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जब बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं तो उस पर यह सवाल जरूर बनेगा कि आखिर जो बैंकिंग सेक्टर है वो मजबूत हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार तेज गति से आगे बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक समीक्षा में भरोसा जताते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 6.5% की दर से बढ़ेगी। इसमें वित्त वर्ष 2047 से 48 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के राजकोषीय दायित्व ढांचे में सुधार के महत्व पर भी जोर दिया गया। मांग पक्ष के बारे में इसमें कहा गया है कि ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है, शहरी मांग बढ़ रही है। अक्टूबर-नवंबर 2024 में यात्री वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 13.4% की वृद्धि हुई। घरेलू हवाई यात्री यातायात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4.8% रहने का अनुमान जताया है, जबकि तीसरी तिमाही में इसके 5.7% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि जुलाई सितंबर की तिमाही में रियल जीडीपी वृद्धि दर घटकर 5.4% रह गई, जबकि पिछली तिमाही में यह 6.7% थी। हालांकि वित्त मंत्री ने साफ किया था कि ये गिरावट अस्थायी है और आने वाली तिमाही में ये और बढ़ेगी। इस बीच वित्त मंत्री ने अपनी वार्षिक समीक्षा में कहा कि पुनर्पूंजीकरण और बैंकों में सुधार लागू करने की सरकार की नीति के कारण भारत के बैंकिंग सेक्टर की स्थिति काफी अच्छी हुई है। इस वजह से बैंकों के एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि शेड्यूल कमर्शियल बैंकों का ग्रॉस एनपीए मार्च 2018 के 11.18% के उच्चतम स्तर से घटकर जून 2024 में 2.67% यानी 4.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ग्राफ एनपीए मार्च 2018 के 14.58% के उच्चतम स्तर से घटकर जून 2024 में 3.32% यानी 3.29 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सभी सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक 1.41 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है, जो कि वर्ष 2022-23 में 1.05 लाख करोड़ रुपए था। सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में शेयरधारकों को 27,830 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 18,013 करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण व्यय में सुधार, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% तक कम करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। देश में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें कॉरपोरेट कर और व्यक्तिगत आय शामिल है, 15.4% से बढ़कर 12.1 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के कारण जीएसटी संग्रह में भी शानदार वृद्धि हुई है। कम राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार को कम उधार लेना पड़ता है, जिससे बड़ी कंपनियों के लिए बैंकिंग प्रणाली में उधार लेने और निवेश करने के लिए अधिक पैसा बचता है। इससे बदले में उच्च आर्थिक विकास दर और आर्थिक नौकरियों के अवसर पैदा होते हैं। इसके अलावा कम राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति दर को भी नियंत्रित रखता है, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे बात करेंगे मौसम की। मौसम पर बर्फ भारी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद।
मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर संभल से, जहां के चंदौसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का सर्वे लगातार 7वें दिन भी जारी है। चंदौसी में खुदाई के दौरान मिली रानी की बावड़ी की खुदाई में अब तक 16 सीढ़ियां, 4 गलियारे नुमा कमरे और प्रथम तल का फर्श साफ दिखाई दे रहा है। बावड़ी की खुदाई के दौरान सुरक्षा के लिए PAC तैनात की गई है। इसकी खुदाई नगर पालिका परिषद की मजदूर मशीन के जगह हाथ से कर रहे हैं ताकि यहां पर मिले स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। खुदाई में मिली गहरी बावड़ी का संबंध उस राज परिवार से है जिसने बाबर से लड़ाई लड़ी थी। बावड़ी में अब तक कई गलियारे और सुरंगें मिल चुके हैं। फिलहाल बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है और संभल प्रशासन इसकी और अधिक जानकारियां सामने लाने का प्रयास कर रहा है। इस मामले में संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि हमें अब तक 32 तीर्थ और लगभग सभी कुएं मिल गए हैं। बाकी जहां जहां अतिक्रमण है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमें कुल 32 तीर्थ मिल चुके हैं और कुएं लगभग सभी मिल चुके हैं। कोई 1-2 दिशा की दृष्टि से सही नहीं हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी जो सार्वजनिक स्थल होता था या मंदिर होता था या कोई सराय होती थी उसके पास में भी कुआं होता था, जो जल संरक्षण के भी साधन थे और जल प्राप्त करने के भी साधन थे। उन सभी को किसी न किसी रूप में अतिक्रमित कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था। उनको पुनः खुलवा भी रहे हैं, उनका अतिक्रमण दूर करके पुनः उसे जल संरक्षण का प्राकृतिक स्रोत बना रहे हैं। तो संभल की शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन लगातार बड़े फैसले ले रहा है। इसी के तहत शाही जामा मस्जिद के सामने पड़ी खाली मैदान में पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया गया है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संभल जिले में नई पुलिस चौकियां खोली जाएंगी। जनपद संभल में जितने भी ऐसी जगह हैं जो हल्के हैं उनको भी चौकी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। कुछ इंटरवल की डिस्टेंस पे, दूरी पे चौकियां खोली जा रही है। इसमें खग्गूसराय की चौकी महत्वपूर्ण चौकी है। दीपासराय की जो चौकी पूर्व से चली आ रही है उसको और मजबूत और सुदृढ़ किया जाएगा। और जामा मस्जिद के सामने भी एक चौकी है, वो बनाने के लिए ताकि शांति व्यवस्था से प्रतिदिन उनको निगरानी है वो रखी जा सके। और भारत में मुंबई हमले के कथित मास्टरमाइंड हाफिज सईद के रिश्तेदार और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमातुद दावा के डिप्टी चीफ हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। और यो मक्की 26/11 हमले का गुनाहगार और हाफिज सईद का रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की की मौत हुई है। दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। और मक्की 26/11 का वांटेड अपराधी था। ये कहा जा रहा है कि सारी साजिश उसने ही रची थी। और प्रतिबंधित जमातुद दावा का उप प्रमुख था, डिप्टी चीफ था हाफिज अब्दुल रहमान मक्की। और इसने ही सारा ऑपरेशन किया था। आतंकवादी विरोधी अदालत ने 2020 में मक्की को सुनाई थी 6 महीने की कैद की सजा। तो 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई थी। आतंकवाद की फंडिंग के मामले में सुनाई गई थी इस सजा। 2020 में 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। आतंकवाद की फंडिंग के मामले में मक्की को सजा सुनाई गई थी। इस मामले में सजा सुनाई जाने के बाद से ही वो सुर्खियों से दूर रहा था। उसने अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लिया था। और इस मामले में 2023 में मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था, ग्लोबल टेररिस्ट दरअसल 2023 में यूएन ने। इसके तहत उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने के बाद 2023 में यूएन ने घोषित किया था। उस पर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और हथियार प्रतिबंध लगाए गए थे। हथियार नहीं रख सकता था। यात्रा पर जो विदेशों में की जाती थी वो उस पर लगाया गया था। हाफिज सईद के साथ मक्की भी 2008 के मुंबई हमले की साजिश में शामिल था। तो ये कहा जा रहा है कि जो हाफिज सईद जिस तरह से मास्टरमाइंड था वो इसका रिश्तेदार था और उसके साथ ही साथ में वो
इसमें शामिल था। और दिल्ली में अब आज लगातार बरसात हुई है, आप सबको मालूम है, और उसके साथ ही पारा और नीचे लुढ़क गया है। और पूरे देश भर में क्या रहा है मौसम का हाल देखेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर कहां पर बरसात हुई, कहां पर बर्फ गिरी और क्या कुछ रहा देश भर में मौसम। देश का उत्तरी भाग इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जोरदार बर्फबारी हो रही है। वहीं कुछ मैदानी इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, सोनमर्ग और हिमाचल के शिमला में भारी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटक खुश दिख रहे हैं। पर्यटक मौसम की बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पुलवामा भारी बर्फबारी के बाद बर्फ की चादर से ढका हुआ है और बच्चे बर्फबारी में खेलते नजर आ रहे हैं। वहीं गांदरबल जिले के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे लोग काफी खुश दिख रहे हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से जम्मू कश्मीर और हिमाचल का तापमान गिरने से ठंडक बढ़ने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में बर्फबारी और ठंड की स्थिति का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और किन्नौर शामिल है, जहां सुबह से ही मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है। सुबह से ही जो निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे हल्की बारिश का दौर चालू हो चुका है। उसी के साथ जो हमारे मिड हिल्स हैं और हाई हिल्स हैं वहाँ पे भी लगभग आज दोपहर के आसपास से बर्फबारी जो है चालू हो चुकी है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा अभी जो बर्फबारी है वो हमारा लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के भी ऊंचाई वाले स्थानों के साथ साथ पूर्वी हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से शिमला जिले में, सिरमौर, इन सब क्षेत्रों में अभी भी चल रही है। वहाँ पे दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। महानगर के कई इलाकों में बारिश का पानी इकट्ठा होने से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे खबरें जल्दी जल्दी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हम सबका सपना है एक उन्नत और विकसित भारत का निर्माण। इस सपने को साकार करने की ओर हम एक सशक्त कदम बढ़ाते हैं जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर आप निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न समय पर ई फाइल नहीं कर पाए हैं तो चिंता मत कीजिए। आपकी लेट फीस के साथ बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024। और अगर आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए पहले ही रिटर्न फाइल किया है लेकिन कोई गलती हो गई है तो आपकी संशोधित रिटर्न फाइल करने का भी यही समय है, 31 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर जाएं। ये प्रक्रिया आसान और पूरी तरह से ऑनलाइन है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और खबर क्रिकेट के मैदान से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। वेस्टइंडीज की टीम 38.5 ओवर में 162 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 6 जबकि रेणुका सिंह ने 4 विकेट हासिल किए। वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा रन
चिनले हेनरी ने बनाए, जिन्होंने 61 रन की पारी खेली। भारत ने 163 रन के लक्ष्य को 28.2 ओवर में 5 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 39 रन बनाए, वहीं हरमनप्रीत कौर ने 32 रन बनाए। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के तहत मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना लिए। ऋषभ पंत 6 तो वहीं रविंद्र जडेजा 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भारत का पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा के रूप में गिरा, जो 3 के स्कोर पर पैट कमिंस का शिकार हुए। इसके थोड़ी देर बाद केएल राहुल का विकेट भी पैट कमिंस ने लिया, जिन्हें 24 रन पर बोल्ड हुए। हालांकि इसके बाद यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए तेजी के साथ रन जोड़े। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक लगाया। जायसवाल 82 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। इसके थोड़ी देर बाद विराट कोहली भी 36 रन पर बोलैंड की गेंद पर एसेक्स के हाथों कैच थमा बैठे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 474 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीवन स्मिथ ने सबसे ज्यादा 140 रन की पारी खेली। स्मिथ को आकाशदीप ने बोल्ड किया। वहीं कप्तान पैट कमिंस 49 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 जबकि रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बल्ले से खामोश ही नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा असर टीम इंडिया के प्रदर्शन पर भी दिख रहा है। तो आखिरकार रोहित का ये खराब फॉर्म कब से है और पिछली कुछ पारियों में उनका क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर इस बार भारतीय दल का रंग फीका दिख रहा है। पर्थ टेस्ट में मिली कामयाबी के बाद टीम इंडिया के बैकफुट पर रहने का सिलसिला टूट नहीं रहा, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि कप्तान रोहित शर्मा का खराब फॉर्म, जो अब वाकई इस खिलाड़ी के लिए चिंता का बड़ा सबब बन गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो रोहित शर्मा पिछली 14 टेस्ट पारियों में 11.07 की औसत से सिर्फ 155 रन बना सके हैं। इसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल है। इस दौरान रोहित की पारियां 6, 5, 23, 8, 2, 52, 0, 8, 18, 11, 3, 6, 10 और 3 रन की रही हैं। रोहित ने इस सीरीज में 6 पारियों में 11.50 की औसत से 51 रन बनाए हैं। रोहित ने इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी कुछ खास नहीं किया था। वो 6 पारियों में सिर्फ 93 रन बना पाए थे। रोहित की कप्तानी भी पिछले 2 सीरीज से सवालों के घेरे में है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के खिलाफ भी रोहित शर्मा का बल्ला खामोश रहा है। इस दौरे पर रोहित ने कमिंस का 3 पारियों में सामना किया, जिसमें वो सिर्फ 7 रन बना पाए। कमिंस ने इस दौरान उन्हें 3 बार आउट किया है। रोहित का कमिंस के खिलाफ औसत 2.3 का रहा है। वहीं कमिंस के खिलाफ रोहित के ओवरऑल टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो रोहित ने कुल 13 पारियां खेली हैं। इस दौरान 199 गेंदों का सामना किया है और 127 रन बनाए हैं, जबकि कमिंस ने उन्हें 7 बार आउट करने में सफलता हासिल की है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के खिलाफ भारतीय कप्तान का औसत 18.14 का रहा है। जाहिर तौर पर रोहित शर्मा के खराब फॉर्म का असर टीम इंडिया के प्रदर्शन पर भी दिख रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिनको आप देखिए फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग की प्रसिद्ध हस्ती ओसामू सुजुकी के निधन पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, ओसामू सुजुकी के दूरदर्शी कार्य ने गतिशीलता की वैश्विक धारणाओं को नया आकार दिया और उनके नेतृत्व में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन एक वैश्विक पावर हाउस बन गया। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होने के बाद अब शिकंजा कसता जा रहा है। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित कार्यालय और आवास पर दबिश दी। ईडी के अधिकारी दोनों ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। सौरभ शर्मा को कई राजनेताओं का करीबी बताया जाता है। पंजाब के बठिंडा में यात्रियों से भरी एक बस हादसे की शिकार हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बठिंडा में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख जताया।
प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। अमेरिका के वीजा मामले में भारतीयों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिकी दूतावास ने बताया कि भारत में अमेरिकी मिशन ने 2024 में लगातार दूसरे साल 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी किए हैं। इसमें रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक वीजा शामिल हैं। ये संख्या भारत से अमेरिका यात्रा की बढ़ती मांग को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के दौरान पिछले 4 वर्षों में साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कई क्षेत्रों में हमारा सहयोग मजबूत हुआ है, साथ ही हमारे संबंधों में सहजता स्तर में भी वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि भारत अमेरिका संबंध हमारे आपसी हितों के साथ साथ वैश्विक भलाई को पूरा करेंगे। गोवा के मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत के सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। गोवा में ये एयरपोर्ट GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया जा रहा है। ये पुरस्कार ट्रेवल लीजर इंडिया और साउथ एशिया ने दिया है।